क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए? डू यू थिंक ये इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? बेसिकली रिफॉर्म्स का मकसद जो है एक वन पॉइंट एजेंडा है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एक बड़ा फैक्टर है कि जी एकदम से रिफॉर्म नेक्स्ट मंथ ना आ जाए। रिलैक्स रहें, मैं ये कहूँगा प्लीज डोंट पैनिक। कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर कुछ सजेशन है आपकी तरफ से, या इसको ऐसे रखें, या ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तो स्क्रीनिंग का टाइम चेंज करें, डिसाइड करें कि ये दिसंबर में हो। ऐसी क्या सजेशन हो सकती हैं जिससे ऐसे को बेहतर किया जा सके? ऐसे को ज़रूर 1200 वर्ड्स पे लाना चाहिए। इशू ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरव्यू। नॉलेज का ताल्लुक अंग्रेजी से कहाँ पे है? इंटरव्यू के में चॉइस देनी चाहिए कि आप इंग्लिश में देना चाहें, उर्दू, जिस मर्जी ज़बान में देना। Greetings and welcome to another special episode of the WTI Talks। और इस सेशन में हम एक बहुत ही पर्टिकुलर इशू की बात करना चाह रहे हैं। आजकल र्यूमर्स का बाज़ार गर्म है, अवाम और स्टूडेंट्स के दरमियान एक बहुत ही हाइपर एक्टिविटी नज़र आ रही है, गॉसिप सर्कुलेट कर रही हैं, एंड द इशू इज़ CSS रिफॉर्म्स। किस किस्म की रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है वो ठीक हो रही है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो निकल चुके हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भी या नहीं, इज़ देयर एनी नीड फॉर रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स क्यों होनी चाहिए? ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आज हमने दावत दी है एडिटर वर्ल्ड टाइम्स अदील नियाज साहब को। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो पहले तो ये बताएं कि ये जो रिफॉर्म्स के बारे में एक आजकल एक हवा बना हुआ है, तो क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए? डू यू थिंक ये इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? ऐसे सबसे पहले तो थैंक यू। मैं आने भी इस हवाले से भी मैं आना चाह रहा था इस प्रोग्राम में कि ये आई डोंट नो व्हाई कि ये एक पैनिक सा रहता है। मुझे नहीं आज तक समझ आई, अब इतने साल हो गए प्रोफेशनल लाइफ में, सारा वक्त स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में, या जनरली ऑन द होल माहौल में मुझे ऐसा लगता है सब पैनिक, ऐसी एंग्जाइटी प्रिवेल रहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही। रिलैक्स करें, ईजी हो। मेरे पे स्टूडेंट्स भी बार बार आके कह रहे हैं कि सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि यार ये आपके अकेले के साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। हाँ, अगर आप शिकायत करें, वो आई डोंट नो, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। वो सिगमंड फ्राइड की कोट मुझे एक याद आती है, याद रहती नहीं है, बल्कि वो कहता था कि ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे सबको सब कुछ पता चल जाता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि कमीशन जो है, FPSC जो है हमारे, ये कोई रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है पिछले अराउंड मेरा ख्याल है 24-25 साल से बात हो रही है, और इशरत हुसैन साहब से शुरू हुई, सबको पता है अब तो, और होनी भी चाहिए टाइम के साथ। क्या चीज़ ने पहले भी CSS का सिलेबस कुछ और होता था, ग्रुप्स कुछ और होते थे, वो चेंज हुए। मुझे याद है वे बैक मुझे बल्कि 25th कॉमन के एक वेरी सीनियर खालिद सलीम साहब ने एक दफ़ा बात बताई कि DMG कोड डबल मैथ ग्रुप कहा जाता था। एक इंटरेस्टिंग समझा था कि जी मैथ्स किया, उठाया, और 2 मैथ्स के पेपर उठाए, एक फिजिक्स उठाई, तो CSS। अच्छा, रिफॉर्म्स होते रहे हमेशा, अब 16 में भी हुए, लास्ट तो ऑलमोस्ट रिसेंट, नॉट समथिंग न्यू। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ये 16 में भी हुए, तब भी सब्जेक्ट चेंज हुए। अब वो कह रहे हैं कि ये करते हैं, वो कहते हैं। अभी भी पिछले दिनों में जब वो डिले CSS की कैंपेन थी, तब भी स्टूडेंट्स कह रहे थे। मैं एक बात बड़ी सीधी सी कर रहा हूँ, ये जो कमीशन ना आपका दुश्मन है, और वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बैठ के प्लान करते हैं बंद कमरों में कि आप लोगों के साथ जुल्म कैसे करें, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे ये सोचते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आगे भी मुझे याद है जब 16 में हुआ, 2016 में सिलेबस चेंज हुआ, तो इतनी मैसिव ह्यू एंड क्राई थी एवरीवेयर कि ये हो गया, हम सेकंड अटैम्प्ट दे रहे थे, थर्ड अटैम्प्ट दे रहे थे, और जी अब सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे, तो चेंज करें जैसा है। अब इवॉल्व करना पड़ेगा। हम नेशनल इवॉल्व करने के अलावा अगर हम सब चाहेंगे ना कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो, मैसेज आती रहो, ऐसे तो कमीशन एग्जाम ही नहीं ले सकेगा। पर्सनलाइज्ड हर बंदा चाहता है, हर बंदा पर्सनलाइज उसमें चाहता है। तो आई डोंट थिंक, जो भी होगा रिलैक्स रहें, और रिलैक्स रहें। मैं ये कहूँगा प्लीज़ डोंट पैनिक। अच्छा सर, पहले तो एक और क्लैरिटी दे दें कि कल रात की र्यूमर चल रही है कि CSS ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं है? रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ख़त्म होने वाली बात भी कुछ ऐसा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्यों होना, ऐसे क्यों होना? बेसिकली रिफॉर्म्स का मकसद जो है, एक पॉइंट समझना है, वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्टेक्स्ट है। ये एक वन पॉइंट एजेंडा है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात होती है, टेक्नोक्रेट्स के हवाले से बात होती है। और अच्छा, हाँ, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कुछ एवोल्यूशन होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी होगी। अब एहसन इकबाल साहब इज अ कॉम्पिटेंट मैन, वो अगर इस पर कुछ काम कर रहे हैं, बड़ी देर से इसके ऊपर तो इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है, अब उसका कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए। और अभी जो चीज़ें मार्केट में ऐसे चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं, प्लीज़ रिलैक्स करें। जब वो आ जाएगा, जब अनाउंस होगा, आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आपको तैयारी का ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जी एकदम से रिफॉर्म नेक्स्ट मंथ ना आ ऐसे जाए, ऐसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर होगा भी तो आपको पता है कि कमीशन की बुक्स में है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली 10-12 मंथ्स का टाइम मिलेगा। 10-12 मंथ बड़ा सफिशिएंट टाइम है प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्योंकि आपको इधर बुलाने का मकसद था बिकॉज यू हैव अ सर्टेन व्यू टूवर्ड्स द होल सिनेरियो, जो स्टूडेंट्स और जो पूरा एकेडेमिया है इसके साथ अटैच है। सो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हमें सजेशंस कुछ ऐसी प्रेजेंट करनी चाहिए एफपीएससी को, क्योंकि रिफॉर्म्स का टाइम चल रहा है। सो वी कैन प्रेजेंट दैम समथिंग विच कुड रियली हेल्प द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो पहला जो मेरा आपसे सवाल होगा वो ये है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर एक नई चीज़ ऐड हुई थी 3-4 साल पहले, और अभी लास्ट ईयर स्क्रीनिंग टेस्ट में तो एक ह्यू एंड क्राई मच गया कि बहुत मुश्किल आया था और पास नहीं होते, जिसको एमपीटी कहा जाता है। तो इसमें कोई चेंज होनी चाहिए, कुछ सजेशन है आपकी तरफ से, या इसको ऐसे रखें, या ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं यार, ऐसे में एक बात मुझे बड़ी मज़े की लगती है। अगर हम 33% नहीं ले सकते स्क्रीनिंग में, एमपीटी में, सीएसएस 33% पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 200। यू नीड टू गेट जस्ट 66 मार्क्स। अगर आप वो नहीं ले सकते तो सीएसएस में तो ऑन द होल जो आपको पास परसेंटेज 50% है। और बस शिकायतें प्लीज़, वो क्या कहते हैं, सारा वक्त शिकायतें, बस ऐसा नहीं है। और वो ठीक है, स्क्रीनिंग होना चाहिए। स्क्रीनिंग के मामले में मेरी एक रिजर्वेशन ज़रूर है स्क्रीनिंग के हवाले से, जो मैं चाहूँगा कि कमीशन इसको ज़रूर कंसिडर करे। देखें, कुछ स्टूडेंट कैंडिडेचर ऑन द होल कम हुई है, कुछ सालों में देखें बढ़ रही थी, एकदम कम हुई है। उसके रीज़न ज़रूर देखें कम होने के। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे इधर यूथ के पास सिवाय ये कि मुझे सारा दिन ऐसे बैठ के स्टूडेंट्स में रह के देख के लगता है कि सब चाहते हैं कि सीएसएस करें, ऐसे लगता है। और अब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग इस पे ये पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था कि स्क्रीनिंग की टाइमिंग गलत है, स्क्रीनिंग के टेस्ट की। देखें, जनरली अप्रैल मई में जो कैंडिडेचर कम हुई, मई के लास्ट वीक में, सेकेंड वीक में यूजुअली बैचलर्स की ग्रेजुएशन की क्लासेस ख़त्म होती। अच्छा ठीक है। अब स्क्रीनिंग के लिए उसके बाद हमें जैसे पता चलता स्टूडेंट आता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, तो उसको पता चला जी अगस्त सितंबर में लास्ट डेट आ गई स्क्रीनिंग के, सितंबर में स्क्रीनिंग आ रहा है। अब अगस्त सितंबर तो वो समझते हैं यार 2 महीने के लिए, हम 2 महीने में स्क्रीनिंग प्रिपेयर करें, और उनके पर डिग्री भी नहीं आई होती, अभी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं आई होती ग्रेजुएशन की। कंफ्यूजन हो जाती है। अब कंफ्यूजन, अब वो सोचते हैं पता नहीं हम इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर दे सकेंगे। नेक्स्ट ईयर मीन्स कि इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर या वांट टू प्रिपेयर फॉर 25 to 25 into 26 में जाके देगा, वो 1.5 साल का गैप आ जाएगा। 1.5 साल का गैप आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्क्रीनिंग का एक ऐसा टेस्ट है जो कमीशन को चाहिए। मैं आज के प्रोग्राम में ना कुछ सजेशंस के लिए मैं बैठा हूँ कि हमें कुछ हम्बल अपनी सजेशन देनी चाहिए। एक तो स्क्रीनिंग का टाइम चेंज करें, डिसाइड करें कि ये दिसंबर में हो, नवंबर में हो। नवंबर दिसंबर से पहले ना हो, इसका रिजल्ट तो एक ही दिन में आ सकता है, आपको पता है। दिसंबर में, ताकि उनके पास स्क्रीनिंग के साथ सीएसएस का भी टाइम उनको पता हो कि स्क्रीनिंग के साथ, क्योंकि स्क्रीनिंग क्या है, सीएसएस के कंपल्सरी एग्जाम्स के एमसीक्यूज का टेस्ट है, टू बी वेरी ट्रू। तो बाय द टाइम जब 4-5 मंथ जब देखें ना, जून जुलाई में स्टूडेंट आया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसने कंपल्सरी प्रिपेयर किया, स्क्रीनिंग निकल जाएगा, उसे मेहनत की होगी, और उसके साथ ऑप्शन भी स्टार्ट करके ऑप्शन में जाएगा। तो आप कह रहे हैं जो 6-7 माह गैप है, इट इज़ नॉट फीजिबल। उसको टाइम चाहिए एमपीटी की को प्रिपेयर करने के लिए। इससे नेचुरली कैंडिडेट बेहतर होगी पहले से, मेरा ख्याल है इसकी बड़ी वजह ये है। सर, और ये स्क्रीनिंग के बारे में एक और आइडिया इमर्ज कर रहा है कि ये शायद हमने कोई इंपोर्ट किया है फिलीपींस मॉडल से, इंडिया मॉडल से,
और ये पाकिस्तान में वैलिड नहीं है और इसकी वजह से तमाम जो क्लासेस के लोग हैं उनको एक्सेस नहीं मिलती, तो ये ऐसी कोई बात कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा सीधा सीधा सा स्क्रीनिंग है, बड़ा सीधा सा। नेचुरली अब वो ये चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें स्क्रीन आउट ना हो, हम सब के सब पास हो जाए। 33% प्लीज़ 33% स्कोर लें। और स्क्रीनिंग का मुझे ऐसे लगता है, मैं अभी मुझे पता है कि मैं अब जो कमेंट दूंगा उस पर बड़ा बैकलैश आएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है स्क्रीनिंग में 33 नहीं, स्क्रीनिंग में भी 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, 50% होने चाहिए। 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको जब टाइम मिल गया 4, 5, 6 मंथ्स का आफ्टर ग्रेजुएशन, तो स्क्रीनिंग में तो 50-60% लें। आपके उधर वन पेपर के एग्जाम में बच्चे 80-90% ले रहे हैं। एग्जैक्टली, इसमें लेते हैं, ले रहे हैं। तो 5 तो आप ऐसे, मेरा ख्याल है इस पे 50% होना चाहिए। और मेरे ख्याल से रेशो मैच भी होती है, जो CSS की अपनी पासिंग रेशो है वो भी 50% वो भी 50% है। तो मेरा ख्याल है, ये मेरी एक सजेशन है। ये इट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड सर। अच्छा, हम कंपल्सरीज की तरफ अब आना चाहेंगे ताकि हम सब्जेक्ट को देख सकें। तो वो जो बेली ऑफ द बीस्ट है, जो सबसे बड़ा मसला है बच्चों के लिए, इंग्लिश एसे। एसे के बारे में तो पिछले कोई 40 साल से प्रॉब्लम चल रही है कि पाकिस्तानी को इंग्लिश आती नहीं है, बेचारे तैयारी करके जाते हैं, कोई 1 साल पास हो रहा है फिर फेल हो रहा है। सो एसे को अगर रिफॉर्म स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ऐसी क्या सजेशन हो सकती हैं जिससे एसे को बेहतर किया जा सके, या डू यू रियली थिंक ऐसे होना भी चाहिए? ऐसे बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ तक ऐसे का इशू है ऐसे होना चाहिए। बस इससे पे इन्हें करना सिंपल ये चाहिए, या मे बी फिर अनदर सजेशन हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं। और हमें अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि 25-26 ईयर्स इसी फील्ड में हूँ मैं। और मुझे लगता है कि इनको रिफॉर्म्स में ऐसे को ज़रूर 1000-1200 वर्ड्स पे लाना चाहिए। अच्छा, लिमिट करना चाहिए, वर्ड लिमिट कम करनी चाहिए। चॉइस से दें, जैसे मैं नहीं कहीं किसी के एग्जांपल देता किसी दूसरी कंट्री के, हम अपनी बात करें तो हम एक की बजाय 2 एसेस ले लें। अच्छा, एक ले लें, 1000 वर्ड्स का एसे लें। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप उसका नॉलेज जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में चेक कर लेते हैं। आप इंग्लिश चेक करें, आइट वाले इंग्लिश चेक करते हैं, 250-300 वर्ड्स पे चेक कर लेते हैं। आप इंग्लिश चेक करें ना प्लीज़ उसकी। फिर भी अगर आप मज़ीद आर्टिकुलेशन गेज करना चाहते हैं तो 1000 वर्ड्स का कर लें, उसमें बड़ा अच्छा चेक हो जाएगा और आई एम श्योर उससे रिजल्ट बेहतर होगा। अच्छा, ये सर आपकी जो सजेशन है ये हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी पसंद आएगी कि आप कह रहे हैं ऐसे को थोड़ा छोटा करें। होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ड काउंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अच्छा सर, ये जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्टर जो इस दफ़ा वाला पेपर आया है, ये भी एक वैसे हर दफ़ा ही होता है कि इंग्लिश प्रेसी बड़ा मुश्किल आ गया, इडियम्स आ गए, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो इंग्लिश एसे की प्रेजेंस में प्रेसी का होना और उसमें किस किस्म की हम सजेशंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं इन द फ्यूचर? यार ऐसे इसको देखें, अभी जैसे पेपर आया, मुझे तो नहीं समझ आती है एक बात कि प्रेसी के पेपर में प्रेसी का टेस्ट लें, कॉम्प्रिहेंशन का ले लें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था पहले वो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, वो एक स्मॉल 250 वर्ड का पैसेज आया करता था बिफोर 16, जिसको ट्रांसलेशन से रिप्लेस किया। चलें ठीक है, ट्रांसलेशन ले लें, चेंज किया 16 में, ट्रांसलेशन आ गई। फिर उसके अलावा आप पंक्चुएशन कर लें, कोई करेक्ट इनकरेक्ट कर लें, इससे आप वो ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, उसकी तो मुझे सिनोनिम्स, उसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती यार। अच्छा, वो आई डोंट नो, वो ऐसे वर्ड्स पूछते हैं। अब देखें ना, स्टूडेंट्स ने कितना मैसिव इस दफ़ा पेपर बी पे, प्रेसी के पेपर पे कमेंट्स आए हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ। मतलब थोड़ा सा आप बैलेंस करें, मतलब अगर 5-7 उन्होंने पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे हैं तो 2-3 ऐसे भी दें जो कुछ देखे ही हो, एटलीस्ट ये कॉमन यूजेज में हो, थोड़ा सा कॉमन यूज में हो। मतलब ये तो नहीं है उसके बाद आप गेज करें कि फिर आप कहें कि जी क्रैमिंग का टाइप, वो क्रैम करें, वो 2-3 हज़ार वर्ड याद करते रहते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे? प्लीज़ इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये सजेशन होनी चाहिए कि प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, करेक्ट एंड करेक्ट, ये पेपर बी, प्रेसी और कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन का पेपर ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर लेकिन पर्पस जो इंग्लिश एसे और प्रेसी का, तो एज ए ब्यूरोक्रेट आपकी इंग्लिश ही देखना होता है ना। मतलब अगर हम इसको एजेंडा बना के चलें तो उसमें वो मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करने में जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ वो टूल्स जो कि अच्छे लेवल की अंग्रेज़ी लिखने के लिए चाहिए वो ज़रूरी है। मुझे याद है मैं 2003-04 में बड़ी एक प्रोफेसर साहिबा थी इंग्लिश की, बड़ी सीनियर खातून हैं, उनके लेक्चर भी रिकॉर्डेड कुछ
वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे पढ़े हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई कहीं पे, मैडम से मैं रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम मुझे बताएं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं एक ऑफिसर से सारी उम्र क्या करवाना होता है, प्रेसीज करते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर उसको सीनियर होता है ऑफिसर, जूनियर को कहते हैं इसकी प्रेसी कर दें, इसको ब्रीफ बना दें, इसकी समरी बना दें। कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी के पेपर में इससे ज़्यादा और क्या करना है आपने, ये ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पता नहीं मुझे, मैं खैर नो कमेंट। बट दैट्स वेरी गुड कि आप कहते हैं पर्पस ओरिएंटेड रखें, जी बिल्कुल ऐसे हो। ठीक हो। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान और करंट अफेयर्स हैं, हर साल इसके ऊपर एक अजीब सी डिबेट चलती है कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में आ गए, या किस डिमेंशन में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई ऐसे सेगमेंट आ गए, जैसे वो INFTT पे क्वेश्चन आ गया था। ये जो पाकिस्तान और करंट अफेयर्स है, इसको, और स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पे हाइप चल रही है, इसको टारगेट किया जा रहा है? डू यू थिंक कि बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है बड़ा बैलेंस पेपर होता है और होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स भी होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स भी होना चाहिए। इसमें वो जिनकी मेमोरी अच्छी है, एनालिसिस के साथ साथ वो बड़ा स्कोर करने का मार्जिन है, क्योंकि 20 मार्क्स का आपको पता है MCQs का पार्ट होता है एक, तो उनके लिए भी मार्जिन है और बड़ा बैलेंस पेपर होता है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी है, ये जनरल साइंस है, ये इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें ये पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ का कुछ होना चाहिए। और वैसे भी इसके अलावा 120 का मार्जिन भी इसके साथ है। लेकिन सर एबिलिटी के बारे में तो बहुत सख्त एक फ्लैशबैक इस टाइम पे चल रहा है पूरी दुनिया में। वो मैथ्स नहीं आती इसको, हमको ना अंग्रेजी और मैथ्स नहीं आती, और ये नहीं चाहती कि जो चीज़ इनको नहीं आती वो कहते हैं ठीक नहीं है। अच्छा, आगे जाएं, एक्सेप्ट करें चीज़ों को, आगे जाएं, इम्प्रूव करें। आपने हायर स्टडीज़ में जाना है, कहीं भी GRE, GMAT, SAT कुछ भी देना है, तो आपने गाइड देना है, तो मैथ्स है हर जगह, बेसिक मैथ्स स्किल्स, तो मैथ्स होना चाहिए। अब आपने प्रैक्टिकली काम करना है सारी उम्र, अगर आने हैं सर्विस में 30-35 साल काम करना है। स्पेशली सर वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल बैकग्राउंड से या सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको इस सब्जेक्ट में आगे बड़ा मसला दरपेश होता है, और वो कहते हैं कि क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी सिविल सर्विस में क्या ज़रूरत है। वैसे मैं नहीं ये बात समझता, मुझे लगता है ये जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जैसे साइंस वाले डॉक्टर हैं, ये बड़े चैलेंजिंग एस्पिरेंट्स होते हैं। इनको जो भी दे वो कहते हैं पढ़ लेंगे। ये रिजल्ट भी यही बताता है हमें। ये बेसिकली मुझे ऐसे लगता है ये मैथ्स वाले हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है। अच्छा सर, अब कंपल्सरी का हम सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि एक दफ़ा ज़रा ब्रीफली बताएं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में व्हाट डू यू थिंक, कुछ नई एडिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ होनी चाहिए। अच्छा। मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, ये एक हमारी ये भी एक सजेशन एक होनी चाहिए, हमें देनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स हो। मुझे पता है इसके ऊपर भी बैकलैश, या इकोनॉमिक्स हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसका कोई मिला के कुछ एक कोई सब्जेक्ट को कोर्स आउटलाइन ब्रीफ बना दिया जाए। इसकी वजह क्या? इस पे कंपल्सरी होना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना इन सब्जेक्ट्स की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आई एम श्योर कि ये उनको काम आएगी। उनको कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कहीं काम आएगी, ये नॉलेज है ना, उस नॉलेज की मैनेजमेंट है ना, बाकी ऐसे में काम आएगी, करंट अफेयर में काम आएगी, उनको इंटरव्यू में बाद में बहुत काम आएगी, ऑप्शनल में बहुत काम आएगी, लेकिन लाइफ में तो आएगी। लेकिन ये लाइफ में आएगी, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ये कंपल्सरी। अब मैं जब से बात करूँगा तो कोई स्टूडेंट कहेगा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, मैं पब्लिक, मैं तो मुझे अच्छा है। प्लीज़ जो चीज़ कंपल्सरी होगी वो सबने पढ़नी है। देखिए डॉक्टर भी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियर भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो इक्वल आपके लिए, या इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक एड पढ़ेंगे तो इक्वल आपके लिए है अपॉर्चुनिटी। सर आई थिंक इसका फ़ायदा ये भी है कि इन द ट्रेनिंग जाके जो सब्जेक्ट्स वैसे भी गो थ्रू करने ही पड़ते ही हैं, तो थोड़ा सा पहले से एक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये भी एक चले हो सकता है, लेकिन वो तो अकेडमी में बहुत कुछ पढ़ा देती है CS से, जो सिविल सर्विस अकेडमी है। ठीक है। अच्छा सर, लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शनल साइड, कि अब ऑप्शनल में तो CS में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ हमारे नोटोरियस हैं, IR हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए। मैं इस पे पहले मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा जी कि ये जो मैंने पहले बात की है पब्लिक एड, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ स्टफ मिला के इसको मैं फिर मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। इसको ज़रूर कंपल्सरी में ऐड करना चाहिए। बेशक आप ऐसे को 50 मार्क्स का कर दें, अच्छा, प्रेसी के पेपर को 50 का कर दें, 100 का कर दें। इसमें से इसकी बेसिकली जैसे जनरल साइंस का पेपर होता है ना, 5 नंबर की जनरल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स या इस हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दें, उसको 50 मार्क्स कर दें। ये आप प्रपोज कर रहे हैं? मैं प्रपोज कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ जी।
आई थिंक सर ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से ही मैच करता है कि जो ऑप्शनल्स के ऊपर बात होती है उसमें एक बड़ा एक वर्ड आजकल बज़ वर्ड बना हुआ है, क्लस्टर सिस्टम है और बच्चे डर रहे हैं और एक बड़ा ही एक पैनिक और एक हिजान बर्पा किया हुआ है कि जी क्लस्टर सिस्टम आएगा तो आप नहीं दे सकते, वो नहीं आ सकता। ये क्लस्टर सिस्टम वाकई कोई लोगों को वीड आउट करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। क्लस्टर का कुछ नहीं है, जैसे पहले भी एग्जाम से ये सब वही ऑलमोस्ट वही चॉइसेस होंगी, ऑलमोस्ट वही होंगी, कुछ नेचुरली निकल जाएंगी। अब लेकिन जो चॉइसेस होंगी वो सबके लिए होंगी। जो बात मेरा एक इशू वो सबके लिए इक्वल चॉइस होगी। अगर आया पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी के जी पैस वो जो पुराना एक चल रहा है कुछ सोशल मीडिया पर, आई डोंट नो क्या वही है या नहीं है, लेकिन जो भी चलेगा वो सबके साथ होगा ना, ऐसे ही। और एक बात रेस्ट अश्योर, कमीशन, फिर मैं कह रहा हूँ कमीशन या स्टेट किसी के साथ यहाँ पे एग्जाम्स में, बाकी मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन एग्जाम्स के हवाले से ज्यादती नहीं करेगा। अगर कोई क्लस्टर बना देंगे तो इक्वल चॉइस होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा कि डॉक्टर ये नहीं दे सकेगा, इंजीनियर नहीं दे सकेगा। मुझे समझ आ गई आप, बिल्कुल ये बड़ी जायज़ बात है। ये फियर, अच्छा ये वाला फियर जायज़ है हाँ कि ये रेस से आउट हो गए, डॉक्टर आउट हो गए, इंजीनियर नहीं, आगे ऑप्शन होगी, आगे जो मर्जी दें, ठीक है, आगे जो मर्जी आप उनसे वो क्लस्टर में जो प्लान। तो क्या हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि किसी को भी वीड आउट नहीं किया जाएगा, वो इसीलिए रिलैक्स रहे। ये एक बहुत बड़ा तमाम लोगों के लिए एक रिलैक्सिंग पॉइंट आ गया कि जी वीड आउट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा, रिलैक्स रहे प्लीज, वेट करें प्लीज। और अभी तो मुझे नहीं लगता होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर बहुत जल्दी भी हो तो 27 में शायद हो जाए। आई रियली डाउट कि 26 में होगा। अच्छा ये भी है कि ये अभी तो हो नहीं सकता। सर आपने स्टार्ट में जो बात की थी कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उनको 12-15 महीने चाहिए होंगे। हाँ जी, मैं कहता हूँ 10 to 12 मंथ्स हमारा एक साल होता है, और वैसे ही ये बात क्लियर हो जाएगी जल्दी, बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है करना नहीं चाहिए कमीशन को। अच्छा। कि आखिरी 8-10 महीने 8-7-8 महीने में ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे गलत बात है, टाइम देना चाहिए। सर लेकिन आई थिंक हम एफपीएससी को इतना क्रेडिट जरूर दें कि दे हैव द नॉलेज, और वो अगर कोई ऐसी ऐलान करेंगे भी तो उसमें एक सफिशिएंट पोर्टफोलियो टाइम आई एम श्योर होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी अच्छी बात है कि आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइम मिलेगा बिफोर दैट कि कोई नया सिस्टम एप्लीकेबल हो। वैसे भी जितना शोर मच गया है ना अभी, तो मेरे नहीं ख्याल के कमीशन इसी को गलती करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। अच्छा ये बात भी जायज़ है, ठीक है। अच्छा सर, अब ये तो हमारे सब्जेक्ट्स और कंपलसरी से हम ज़रा लेट्स मूव आउट, थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर की तरफ देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों का सारों का फोकस जो है इस टाइम सब्जेक्ट सिलेक्शन और इस चीज़ों के ऊपर है। लेकिन क्योंकि आप तो पूरी उस जर्नी को देखते हैं सीरीज़ की, जो बच्चे की पेपर देकर और एलोकेशन तक होती है, तो उसमें साइकोलॉजिकल एक छोटा सा हमारे पास ब्रैकेट आती है जिसके बारे में नॉर्मली ज़्यादा काम भी नहीं करते बच्चे, और साइकोलॉजिकल के जो टेस्ट हैं उस पर एक बड़ा ही कमेंट्री हमारी बनती है कि कोई ओल्ड स्टाइल के ब्रिटिश एरा के टेस्ट चल रहे हैं, क्या करना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, कंसिडरिंग कि अब हम जेन जी के दौर में चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं हमारे पास। बड़ा जायज़ बात है, ये भी एक वो पॉइंट है जो कमीशन को सोचना चाहिए, और आई एम श्योर कमीशन सोच रहा होगा कि ये साइकोलॉजिकल। अब देखें पिछले कुछ अरसे में हमने कुछ ऑफिसर्स के बारे में सुसाइड हुई, पता चला ऐसे हुआ। अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं कमीशन के उनको सोचनी चाहिए, बिफोर हैंड सोचनी चाहिए, उसको अपना रीस्ट्रक्चर करें, रीमॉडलिंग करें अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट की, कि ऐसे लोगों को सर्विस में ना आने दें जिनको किसी भी तरह से कोई इशू हो, साइकोलॉजिकल इशू हो, और हैं सर्विस में ऐसे लोग आ रहे हैं। ऐसे आपको भी ये बात पता है कि ऐसे लोग सर्विस में आए हैं, आते हैं जब हमारे पास रिटर्न क्लियर करके आते हैं, और वो कहते हैं और हमें समझ नहीं आती कैसे कर देंगे। लेकिन जब वो रिटर्न होता है, साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, तो आई डोंट नो वो कैसे निकल भी जाते हैं, वो कैसे कैमोफ्लेज कर जाते हैं। नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सर्विस में हैं जो मिसफिट हैं, ऐसे लोग हैं। इस पे साइकोलॉजिस्ट का काम बेहतर होना चाहिए। सर ये जो मेंटल इंस्टेबिलिटी और इमर्जिंग और डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये जो मॉडर्न दौर के जो इश्यूज़ हैं जो कि हमेशा से थे लेकिन अब ज़रा ज़्यादा डायग्नोज हो रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो जाता कि समबडी हु इज़ कमिंग टू द प्रीमियर ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर से इन चीज़ों को देखना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे और अब देखिए, मैं आपसे हम प्रोग्राम से पहले एक बात कर रहे थे कि आई डोंट नो, कोई एक स्टूडेंट था CSA में ट्रेनिंग के दौरान,
अच्छा वो प्रोबेशनर था और वो अपने किसी जिसके अच्छे कपड़े देखता था अपने रूममेट के कपड़ों को सिजर को कैंची मार देता था, काट देता था। फिर कुछ अजीब बातें, मैं यहाँ पे नहीं कह सकते। एक और भी था केस, मुझे याद नहीं वो कहाँ का, कुछ थेफ्ट का केस भी सर मैंने सुना। थेफ्ट का भी केस था, वो छोड़े वो थे। अच्छा कुछ ऐसा भी केस था जो अपने सारे पूरी एकेडमी से उसने लोन ले लिए बच्चों से। अच्छा। अपने कुलीग से, अपने डिफरेंट क्लास फेलो से लोन ले, पैसे मांगता रहता था। मतलब बड़े बड़े अजीब केस, एक नहीं बेशुमार ऐसे होते हैं। कुछ हमें पता चलते हैं, कुछ नहीं पता चलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है, मेरा ख्याल है वो फिर एकेडमी करती भी है, उनकी ट्रेनिंग डिफर कर देती है, उनको डिटेन करती है, कुछ मिसलेनियस एकेडमी में होता है, बट स्टिल उनको वो आई एम श्योर कि वो रिपोर्ट भी देते होंगे साइकोलॉजिस्ट को, एफपीएससी को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि आप प्लीज़ ये देखें। लेकिन हमें पहले ही रोकना चाहिए। सही। पहले ही हमें मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर नए लेवल की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा सर, साइकोलॉजिकल के बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। और इंटरव्यू में जो एज ओल्ड अडेंडम और क्वेश्चन जो हमेशा से चल रहा है, जिस पे मैं वर्ल्ड टाइम्स की वसातत से कह सकता हूँ कि हम लोगों ने खुद भी बड़ा काम किया हुआ है, आप भी इसमें शामिल थे, द इशू ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरव्यू, कि ये इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बायलिंगुअल होना चाहिए। तो इस पर क्या मतलब, मुझे आपका स्टांस तो ऐसे पता है, बट फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक ओपिनियन क्या ये आइडिया होना चाहिए इसके ऊपर? ऐसे मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए इस पॉइंट पे, इस पे रेस करते हुए ऑब्जेक्शन। मुझे नहीं समझ आती कि नॉलेज का ताल्लुक अंग्रेजी से कहाँ पे है, नॉलेज का ताल्लुक ज़बान से कहाँ पे है। देखें हमारा जो सबसे पहले तो इंटरव्यू को हमें, अच्छा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे से कोई पूछे आज इधर बैठने का, अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल में इंटरव्यू के ऊपर बात होनी चाहिए, जो कमीशन को आज से देखना चाहिए। देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हमें कमीशन में करनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे सकते जब तक आप लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने बहुत लिखा मैगजीन में इसके ऊपर, बहुत प्रोग्राम्स हमने किए, बड़े सीनियर लोगों के साथ टीवी पे हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, मुझे याद है कई प्रोग्राम, मुजीब रहमान शामी साहब का प्रोग्राम किया। हमें लैंग्वेज में चॉइस देनी चाहिए स्टूडेंट को। अच्छा। इंटरव्यू के में चॉइस देनी चाहिए कि आप इंग्लिश में देना चाहें, उर्दू में, जिस मर्जी ज़बान में देना। मैं नहीं कहता नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, बट चॉइस से आप देखें, इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी, आप ज़रा सोचें, पर्सनैलिटी मीन कि कॉन्फिडेंट हो, आर्टिकुलेशन हो, मैनरिज्म हो, डिसेंट हो, हम्बल हो, मिसलेनियस चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लैंग्वेज कहाँ से आ गई? अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, कितना बड़ा चंक है, पता नहीं, हम कल बात कर रहे थे कि कितना बड़ा चंक है जो हमारे इधर उर्दू मीडियम्स में है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में है, कुछ मदरसे स्ट्रीम से आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। लैंग्वेज में ये नहीं कह रहा कि CSS को, मेरे एक और मुझे याद है मरहूम डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी साहब से बात हुई, तो वो इसको समझे कि शायद मैं कह रहा हूँ कि CSS को उर्दू में कर दें। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ सिर्फ चॉइस दें, सिर्फ इंटरव्यू में इंग्लिश और उर्दू में चॉइस दें, तो आपके, मैं एक और बात बताऊं, इक्वल अपॉर्चुनिटी के अलावा क्वालिटी स्टफ मिलेगा आपको। अच्छा। मैं कहता हूं उससे बड़ी चेंज आएगी। अच्छा, यू थिंक कि ज़्यादा बेहतर, 100% बेहतर स्टफ आएगा। अच्छा। आपने अगर अंग्रेजी सिखानी है, अगर आप समझते हैं अंग्रेजी ऐसी है, देखें 4 एलिमेंट, 4 फैक्टर्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के, आपने उनका रिटन का एग्जाम ले लिया इंग्लिश में, मैं कहता हूँ ना अलाउ करें, बेशक अगर आप नहीं करना चाहते ना उर्दू में, ना करें। आपने रिटन का टेस्ट इंग्लिश में ले लिया, आपने इंग्लिश में क्वेश्चन आए, अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़े, सारा CSS ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश में है, क्वेश्चन पढ़े, मीन्स के कॉम्प्रिहेंशन का भी टेस्ट हो गया, रीडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का। अब आपका लिसनिंग का रह गया और स्पोकन का रह गया। मैं कहता हूँ अगर कमीशन रिलैक्स नहीं करना चाहती तो बेशक सवाल भी इंग्लिश में करें। अच्छा। ताकि उसकी लिसनिंग की भी गेज कर लें। सर जवाब उसको उर्दू में अलाउ करें कि वो उर्दू में दे या इंग्लिश में दे, बायलिंगुअल जाए। आप देखेंगे, जो मुझे ये बात पता है, आई विश कि ये मैसेज हमारा कंसर्न एक राइट कॉर्नर में जाए, अप्रोप्रिएट कॉर्नर में जाए, अलाउ करें, क्वालिटी का स्टफ आएगा और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगी, 100% रहेगी। देखें लैंग्वेज
का ताल्लुक नॉलेज से, लैंग्वेज का ताल्लुक मैनरिज्म से, डिसेंसी से क्या है, प्लीज़ इसको ये बस कर दें, बहुत हो गई है। हमारे पे बच्चे आते हैं ऐसे ना, हम इधर वर्ल्ड टाइम्स में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे पता है कि उस एक एलिमेंट, एक स्पोकन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस का क्या हाल होता है। तो क्या लैंग्वेज, अब देखें अगर उसको अंग्रेजी सिखानी है ना, आप समझते हैं इंग्लिश उसको आनी चाहिए, तो CSM में सिखा दें जाके, ये कोई काम है। कोई एक 30 डेज का कोर्स करवाएं स्पोकन का उसको उधर, अब नहीं पास होता ना वहाँ पे फिर डिटेन भी कर लें उसको, एकेडमी में उसको रिपीट करवा दें। आप जैसे फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो फ्रेंच भी तो सिखाते हैं ना, स्पेनिश, अरेबिक उधर भेजते, तो यार अंग्रेजी भी आ जाएगी। मुझे नहीं समझ आती एक इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा, क्योंकि ये आपने वो पॉइंट है जो मैं जिसको चाहता हूँ कि ये मेरे में आपकी 10 साल की एफर्ट लगी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस पे काम किया, अभी भी हमने किया, प्लीज़ इस पे कमीशन सोचें बस। और सर ये द मोस्ट लाइक रैशनल आर्गुमेंट जो आपने इसमें दिया है वो ये है कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी चेक्ड इंग्लिश इन 2 पेपर्स, तो फिर उसको मजीद इंटरव्यू में चेक करने की कोई सेंस नहीं बनती। और फिर आपने कहा ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी, क्वालिटी स्टफ आएगा, व्हिच इज न्यू थिंग फॉर मी, क्वालिटी स्टफ ऑटोमेटिक, क्वालिटी स्टफ आएगा आपका। देखें आपका मैं नहीं कहता, अब चले मैं आपका इंटीरियर सेंस से, बलूचिस्तान से, आपका GB से, GB तो खैर बहुत अच्छा है वहाँ का लिटरेसी रेट, आपका बलूचिस्तान से, KP से, इंटीरियर से, इवन के पंजाब से, इवन के रिमोट एरिया से बच्चे आएंगे। और अगर उनको पता होगा ना, अब हम बात कर सकते हैं, जो बात हम सोचते हैं वो कर सकते हैं, आप देखेंगे कितना अच्छा रहेगा। हाँ जी। अच्छा सर, हम अब क्योंकि अपने पॉडकास्ट की ज़रा कल्मिनेटिंग साइड पर आ रहे हैं, तो कुछ जनरल ऐसे क्वेश्चंस हैं और सजेशन रिफॉर्म्स वाली साइड हैं जो CSS के बारे में कंसिडर की जाती हैं। तो एक तो ये कंसिडर है कि जो PPSC और FPSC के नॉर्मल दूसरे टेस्ट होते हैं उसमें कोई रेशो सेट की जाती है, जो कि नॉर्मली 1:8 होती है, कि अगर एक सीट है तो 8 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, फिर इंटरव्यू में से उनमें से निकाल लेंगे कौन सा बच्चा हमने सेलेक्ट करना है। तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑन दैट कि CSS में होनी चाहिए, क्योंकि CSS का रिजल्ट तो बहुत ही मिक्सड आता है, कभी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, फिर एलोकेशन एक टोटली डिफरेंट डोमेन आ जाती है। सो व्हाट्स योर सजेशन टुवर्ड्स दैट? मेरी एसएनएस में सजेशन ये है कि एटलीस्ट 1:3 पे इंटरव्यू करने चाहिए। अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल इनको पता है बैक एंड पे कि 220 सीट्स हैं, तो मेरा ख्याल है 220 सीट्स के लिए 600 समथिंग, 600 प्लस मिनिमम 600 to 650 1:3 पे क्वालिफाई रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, उनमें से अब फेल करें ना, प्रॉब्लम ये है कि इनको होता है कि इतने लोग इंटरव्यू करें, अच्छे बच्चों को लें, अच्छे फ्यूचर के ऑफिसर्स को ढूंढें। अब देखें ग्रेड 22 के 4 इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, पैनल जो बना होता है इतने सीनियर लोगों का होता है, वो देखें अगर कुछ बच्चा को रिटर्न में कोई बहुत अच्छा स्कोर ले रहे हैं, लेकिन वो प्योर वो आपको नहीं लग रहा कि ये फील्ड के काबिल है, तो उसको सूटेबिलिटी लगाएं, उसको ना इंटरव्यू में इतना स्कोर दें। और जो आपको लग रहा है किसी ने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो बड़ा सुपर लग रहा है, आपको एलिजिबल लग रहा है फॉर फील्ड पोस्ट को मैं इसलिए कहता हूँ मेनली पैस पुलिस के हवाले से, अगर आपको बड़ा एलिजिबल लग रहा है तो उसको स्कोर दें। ऐसे होता रहा, हमने सुना कि 300 में से 300 भी आए, आउट ऑफ 300 में 300 भी आए। अच्छा, तो वो आप उनको दें ना, मार्जिन दें। अगर आपके पास चॉइस होगी ना, कोई 500, 600, 650 लोग पास होंगे, तो 220, 210, 230 जो आजकल रिजल्ट आ रहा है, तो उनमें से अच्छे लोग निकलेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इंटरव्यू का जो मकसद है, अच्छा क्वालिटी का स्टफ चाहिए, पोटेंशियल क्वेश्चन के बेस पे कि ये बंदा फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। मेयर रिजल्ट, रिटर्न के रिजल्ट के ऊपर प्योरली ये इतना बड़ा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इससे एक और प्रॉब्लम राइज नहीं हो जाएगी कि 300-400 से ऊपर बच्चा होगा जो बेचारा CSS क्वालिफायर है लेकिन अनएलोकेटेड रह गया? नहीं, देखें फॉर एग्जांपल कि 600 रिटर्न में पास हुए, 600 में से इन्होंने फॉर एग्जांपल के 200 सीट्स हैं, इन्होंने 200 ने क्वालिफाई किया और उन्होंने एक रिजर्व पूल बना ले 10-15 स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल 10-15 स्टूडेंट का रिजर्व पूल बना ले, बाकियों को अनएलोकेटेड ना करें, फेल करें, उनको कहें कि ये टोटल उसका कोई और मेरिट बना लें। अब बड़ा एक अजीब सा तारुफ होता है कि जी मैं पास हो गया था लेकिन अनएलोकेटेड रहा। रिजर्व पूल इसलिए बनाए, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते, कुछ सर्टेन ग्रुप नहीं, अपना ग्रुप नहीं ज्वाइन करते जिसमें, तो एक बफर, एक वो रिजर्व लिस्ट में से आ जाए, वो भी कम का हो, बहुत बड़ा। अच्छा, जो पास होना,
जिनको ये पास करें उनको ये अनएलोकेटेड जो रहे उनको ये फिर मिसलेनियस जो पोस्ट होती हैं उनमें एडजस्ट करें। नाइस। उनको जो दूसरी 17 स्केल 16 स्केल की पोस्ट आती हैं उनको ऑफर करें, 17 की पोस्ट ऑफर करें कि उसमें आना चाहें तो आप उस पर उनको एडजस्ट करें। जो पास होते हैं, जो एलोकेट होते हैं, जो एलोकेट नहीं पास हुए, एलोकेट नहीं हुए, उनको एडजस्ट करें। उनको करना भी चाहिए। इतना कमरसम, इतना एक रेगुलर प्रोसीजर से निकल के आए हैं वो लोग। क्वालिटी वाला बच्चा है, रिटर्न दे के आया। ये नहीं है कि वो 1 पेपर वाला टिपिकल। तो उसको मेरा ख्याल है उसको चांस देना चाहिए। थोड़े से राइट्स इसमें मारे नहीं जाएंगे 1 पेपर वाले स्टूडेंट्स के, जो पूरा साल उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम ये वाला पेपर देंगे? नहीं, उनके लिए और एग्जाम्स होते हैं, बेशुमार एग्जाम्स होते हैं। कुछ और रख लेना, जैसे कुछ डायरेक्ट 17 की सीट्स आती हैं, सिविल सर्विसेज में आती हैं। देखें जैसे स्पेशल CSS का आ गया, उनके लिए वो को पूल बना दें। अच्छा, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं ना, अगर वो चाहे तो। देखिए उन्होंने रिटर्न पास किया, इंटरव्यू पास किया, वो नाजायज़ फेवर नहीं हो रहा, बस वो मेन उस नंबर ऑफ सीट्स में नहीं आए, वो ठीक है, बाकियों को एडजस्ट करें। सही, इससे बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे सर आपकी ये वाली बात से। नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक और मिसलेनियस क्वेश्चन है, मैंने कहा चलते हुए पूछ लेते हैं कि MPT और जो स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा हो रहा है, अब हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर एक शख्स ने एक दफ़ा MPT पास कर लिया है और अगले साल उसने दोबारा अटैम्प्ट देनी हो तो फिर दोबारा वो करे, तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? ये हम जैसे इस पर बात करते हैं कि MPT की को वैलिडिटी रख दें, 2 साल की रख दें। एक MPT 2 साल के लिए हो तो अच्छा, ये भी एक अच्छा हो सकता है। और 2 साल के होना भी चाहिए। देखिए IELTS भी 2 साल के लिए हो। सर वो आर्मी की मुझे याद है सीट्स भी होती हैं कि वो ICS भी एक दफ़ा जो है ना वो नेक्स्ट साल तक वैलिड रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा गुड, ये मेरे नोटिस में नहीं, लेकिन अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए। एक ये भी हमारे सजेशंस में, तो वो ताकि बच्चे को बार बार स्टूडेंट को वो मेहनत ना करनी पड़े, फिर MPT से गुजरे, एटलीस्ट 2 साल की तो वैलिडिटी हो। ठीक है, बैक टू बैक कंसेक्यूटिव हो। ठीक है। अच्छा सर, अब फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे जाते हुए पूछ चाहता हूँ कि कल आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, कोई प्रोटेस्ट वॉक के सिलसिले में बात हो रही है और आजकल को फेसबुक पे पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे। पहले भी हुआ, ऐसे पहले भी हुआ, रात को भी कुछ बच्चे आए हुए थे। मुझे आई टोटली डिसएग्री। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं है। ये समझते हैं कि बस थोड़ी सिंपैथी तो रखें स्टूडेंट्स। देखिए सिंपैथी ही है। अब देखिए ना, कमीशन का एक कंसर्न है जिसके ऊपर ये रिफॉर्म्स के ऊपर अब जो आए कि जी वो क्या कहते हैं कि जी 5-6 अटैम्प्ट्स करते हैं, जैसे KP में हो गए, जैसे इंडिया में है, या जैसे KP में 35 हो गए, ये कहते हैं। अच्छा, अब आप ये उनको अपनी जो इशू है ये उनको प्रेजेंट करें, लेटर लिख दें, कमीशन करे ना करे। अब ये हर एक चीज़ के लिए रोड्स पे आना, ऐसे प्रोटेस्ट करना, और ये जायज़ नहीं है। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार आगे ऑलरेडी मैचेस हो रहे हैं आजकल और सिक्योरिटी प्लीज़, मैंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, कहीं पे जाना होता है पहुँच नहीं सकते, प्लीज़ आप ना करें। देखिए FPSC का कोर कंसर्न क्या है जिसके ऊपर टोटल रिफॉर्म्स हैं, वो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसका ये आंसर ढूंढ रहे हैं। रिफॉर्म जो मीटिंग जो भी कर रही है वो इसके लिए हो रही। तो अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब मिल जाता है तो अल्टीमेटली बेहतर होगा, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा लेकिन सर आप इसमें ज़रा नरम गोशाइन रखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कभी कभी स्टूडेंट्स की मान लेनी चाहिए बात? देखें स्टूडेंट्स की मानेंगे ना अगर, तो फिर कमीशन एग्जाम दे नहीं ले सकेगा। अच्छा, ये याद रखें। अगर कोई एक ही मानेंगे दूसरा नाराज़ होगा, दूसरे की मानेंगे तीसरा नाराज़ होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं समझता। हाँ, ये वाला जैसे अभी क्लस्टर का जैसे आ रहा है, रिफॉर्म्स का आ रहा है, हाँ इस पर अगर वो टाइम कम दें, ठीक है, तो ये बड़ी बुरी बात है, ये गलत बात है। इसके ऊपर जरूर प्रोटेस्ट करें। अब ये 5 आप देखें ना, अब आप बात ये है कि ये कमीशन की या स्टैफ की या प्लानिंग कमीशन की ये स्वीट विल है ना कि वो 35 कर दें या 5-6 अटैम्प्ट दे दें, ये राइट तो नहीं है। हम हर चीज़ को राइट समझते हैं, मेरा राइट नहीं है, कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं। प्लीज़ इस पे रहें। कमीशन, फिर मैं कह रहा हूँ, कमीशन या प्लानिंग कमीशन मीन FPSC या प्लानिंग, ये कोई दुश्मन नहीं है आपका। ये राइट मैन फॉर, प्लीज दुआ करें, अल्लाह करे स्टूडेंट्स के ज़हन में दुश्मन बने हुए आज वो नहीं, इसमें हो कि अल्लाह करे कि इससे हमारा क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स बेहतर हो। आई एम श्योर इंशाल्लाह सिस्टम इवॉल्व तो करना चाहिए, जरूर करना। और आई थिंक पहले भी होता रहा, होता रहा है 16-17 होता रहा है। इट्स नथिंग न्यू, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक मोड बटन अभी ना दबाएं, रिलैक्स। अभी इस अटेम्प्ट में ये जो अटेम्प्ट है इसके लिए जैसे चल रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी भी थी पॉडकास्ट आप सब की। अभी कल मैं 3-4 दिन सोशल मीडिया पे एक अजीब सा पैनिक का एक मोड फैलाया है कुछ लोगों ने,
और अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, तो वो हर बंदा मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक जो आपने आज बहुत सारी सजेशन और क्वेश्चंस के आंसर दिए, वेरी रिलेवेंट टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगेन राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात आपकी बिल्कुल स्टिक करती है। ऐसे मैं इस पे एक पॉइंट दोबारा कि ये जो इस साल वाले अटेम्प्ट है ना, प्लीज़ जो जैसे पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ते रहें। अच्छा, अपना कंपल्सरीज देखते रहें, कंपल्सरीज बहुत ज़रूरी है, देखते रहें। और 1-2 महीने में क्लियर होगा, आफ्टर रमज़ान आई एम श्योर क्लियर होगा। और रमज़ान के बाद वो फिर उनको आइडिया होगा कि इसी तरह से इस साल जा रहा है, ताकि ऑप्शन भी पढ़ते रहें। मोस्ट प्रॉब्ली 26 में यही सिस्टम, मोस्ट प्रॉब्ली इफ देयर इज अ चेंज तो फिर नेक्स्ट तो फिर वो बताएंगे। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल गई हमें सर की। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपने बहुत डीप इनसाइट दी अपने एक्सपीरियंस से, अपने आइडियाज़ से, और आई होप जो स्टूडेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी आज के सेशन से बहुत सारी चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा। कमीशन, प्लानिंग कमीशन या FPSC की तरफ से अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है, दीज आर द की स्टेक होल्डर्स की तरफ से कुछ आपको सजेशन दी जा रही है, हम्बल सजेशन दी जा रही हैं, एंड आई होप दे कुड बी हर्ड टू द रेलेवेंट ईयर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। दिस इज़ मी एहसन तारिक साइनिंग आउट फ्रॉम वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट।